नेक्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी, दैट इज़ बाय हेनरी फ्योल। ये भी ट्वेल्थ में कराया तो थोड़ा सिंपल लगेगा, बट इसमें कुछ नई चीज़ें हैं जो आपको शायद ट्वेल्थ में आपने नहीं करी होंगी। ठीक है, देखते हैं। देखो, पहली चीज़, फ्योल क्लासिफाइड बिजनेस एक्टिविटी। उसने बोला कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटी, कोई भी बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी है, वो 6 कैटेगरीज में हो सकती है। क्या? टेक्निकल, टेक्निकल समझ रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन जो भी। कमर्शियल, जिसमें बाइंग सेलिंग एक्सचेंज ये सब है। फाइनेंशियल, जिसमें आपका कैपिटल का कैसे यूज़ करना है, पैसा वाला है। अकाउंटिंग, यानी कि अगेन जो रिकॉर्ड मेंटेन करना है वो। सिक्योरिटी, यानी कि आपके लोग और प्रॉपर्टी, सामान, मशीन वगैरह सब सेफ रहें। और मैनेजीरियल, ये मैनेजीरियल उसने बोला कि ये जो है ये सबसे निगलेक्टेड होती है, यानी उसने बोला सबसे ज़्यादा कम ध्यान आप इस पे देते हो। तो उसने इसी के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, ज़्यादा मैनेजीरियल फंक्शन के बारे में दिया। अब देखो, ये जो पहली 5 है, ये नेग्लेक्टेड के अलावा वाली जो पहली 5 थी, ये पहली 5, एक मिनट, जो पहली 5 थी उसको उसने बोला ये होती हैं क्या? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और ये जो मैनेजीरियल वाली है ये क्या हुई? मैनेजीरियल एक्टिविटी एक तरह से। और इसने मैनेजीरियल जो एक्टिविटी है उसको 5 फंक्शंस में डिवाइड किया कि ये मैनेजीरियल भी 5 वाली होती है। हम मैनेजमेंट को क्या देखते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। लेकिन फ्योल ने उस टाइम जो बताया था वो था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। कमांडिंग तो चलो डायरेक्टिंग की तरह ही होगा, ये समझ लो। कोऑर्डिनेटिंग उसने स्टाफिंग की जगह बिल्कुल अलग, स्टाफिंग का उसने जिक्र नहीं किया, उसने कोऑर्डिनेटिंग बोला था। जो हमने कोऑर्डिनेशन जैसे बाद में पढ़ा था, जो कि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, फंक्शन नहीं है जो जिसको बोलते हैं, उसने ये 5 दिए थे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत पहले की बात है, फ्योल ने ये बहुत पहले दिए थे ये। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आगे देखो क्या है, जनरल प्रिंसिपल्स। ये हमने जो इसके 14 प्रिंसिपल्स थे वो पढ़ने हैं। बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो, डिवीजन ऑफ वर्क, अगेन कोई भी काम है उसको स्पेशलाइज टास्क में बांट दो, हर टास्क एक बंदा करेगा, धीरे धीरे उसमें स्पेशलाइज हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या था इसमें? बहुत ध्यान से देखो, उसमें जब थ्योरी प्रिंसिपल क्या है, वो क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक तो हैंड इन हैंड चलेंगी। दूसरी बात, अथॉरिटी कभी भी ज़्यादा नहीं देनी, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के उसमें ही चलनी चाहिए, रेशो, प्रोपोर्शन में, कि अगर आप ज़्यादा अथॉरिटी दे दोगे किसी को तो वो मिसयूज़ करेगा अथॉरिटी का, अगर कम दे दोगे तो वो काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास इतनी अथॉरिटी ही नहीं है कि उस काम को वो कर पाए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली अगर ज़्यादा है तो वो काम भी नहीं कर पाएगा। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, क्या लिखा है देखो, वेयर एवर अथॉरिटी इज एक्सरसाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेज, बैलेंस होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, आगे क्या था? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में 3 चीज़ें थी। आपने अगर ट्वेल्थ में देखो, मैं तो एनसीईआरटी करता था, बहुत ज़्यादा अच्छे से मैंने कर रखी थी उस टाइम, मेरे को याद है, मेरे को लिटरली हर एक लाइन रटी हुई थी। एंड आई एम सेइंग इट कि मुझे रटी हुई थी बिकॉज मैंने इतना उसे इतनी बार पढ़ लिया था एक ही चीज़ एनसीईआरटी को मैं, क्योंकि आई न्यू कि ओके बोर्ड के एग्जाम के लिए एनसीईआरटी इज़ द की, एंड आई न्यू इट, सो आई वाज एक्चुअली प्रिपेयरिंग इट वेरी नाइसली। इस तरीके से लिटरली 5-6 बार पढ़ी तो मुझे रट चुकी थी लाइन लाइन। बट एनी हाउ, डिसिप्लिन में उस टाइम अगर आपने पढ़ी हो, 3 पॉइंट्स थे, क्या थे? क्लियर एंड फेयर जजमेंट्स होनी चाहिए, सुपरविजन अच्छी होनी चाहिए, एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज़। ये 3 चीज़ें आती हैं डिसिप्लिन में। ठीक है, डिसिप्लिन में बस ये मत लिखाना कि हाँ चुपचाप बैठा है, वहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन में चुप नहीं बैठ रहा है। डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे होता है कि एक तो क्लियर एंड फेयर जो एग्रीमेंट्स हैं, साफ फेयर हो, सुपरविजन अच्छे से हो, एंड पेनल्टीज़ का जुडिशियस एप्लीकेशन। ये ना हो एक ही बंदे पे सारी पेनल्टियाँ मार रहे हो, या जो अच्छे से डिसिप्लिन समझ रहे हो आप ऑर्गेनाइजेशन। देन यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड क्या था? कि एक मैनेजर जो है और एक मान लो इसको सुपीरियर है और एक सबॉर्डिनेट जो है, तो एक सबॉर्डिनेट एक ही मैनेजर से इंस्ट्रक्शंस ले, दो मैनेजर्स ना हो, मतलब M1 और M2 ना हो। ऐसा ना हो कि एक ही सबॉर्डिनेट 2 मैनेजर से ले रहा है। बट इसको इस चीज़ से कंफ्यूज मत करना कि एक मैनेजर जो है 2 सबॉर्डिनेट्स नहीं रख सकता, क्योंकि अगेन अगर 2 सबॉर्डिनेट हैं तो सबॉर्डिनेट के लिए तो एक ही मैनेजर है ना, जैसे इसके लिए भी एक ही मैनेजर, इसके लिए भी एक ही मैनेजर। वो प्रॉब्लम नहीं है। मैं 2 लोगों को इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ, बट मैं 2 लोगों से इंस्ट्रक्शन ले नहीं सकता, समझे? तो यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स एवरी एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड बी अकाउंटेबल टू ओनली वन बॉस। मेरी जवाबदेही जो है वो एक ही के लिए होनी चाहिए और मैं काम भी एक ही से लूँगा। ठीक है, देन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या? कि यहाँ पे एक हेड होना चाहिए, पता हो कि गोल क्या है,
उसी गोल की तरफ आपने जो है सारी एक्टिविटीज़ करनी है। समझ लो, डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में चलना है, हैविंग द सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है, टू इंश्योर यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यूनिटी ऑफ कमांड इज कंसर्न्ड विद ग्रुपिंग ऑफ पर्सन्स, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन रिलेट्स टू ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। यहाँ पे हमने क्या बात करी कि एक बंदे को एक ही से ऑर्डर मिलनी चाहिए, यहाँ पे हम एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, डायरेक्शन में एक्टिविटीज़, कमांड में पर्सन्स, ठीक है। एक है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, कि भैया आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं, जनरल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन इंटरेस्ट है वो सुपरसीड करना चाहिए, ठीक है। वेर एवर देर इज कंफ्लिक्ट, इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रिवेल ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, क्योंकि इंडिविजुअल तो एक ही के फायदे के लिए, ऑर्गेनाइजेशन वाला सबके फायदे के लिए, ठीक है। फिर है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, कि भाई जो भी पैसा उसको दे रहे हो पेमेंट, वो बिल्कुल मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन दे टू बोथ, मतलब फेयर होनी चाहिए, कम भी ना हो ज़्यादा भी ना हो। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, याद है क्या था कि अथॉरिटी का कंसंट्रेशन कहाँ है, जैसे मैंने बोला कि सारी अथॉरिटी जो है वो सेंटर में आके हो रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज कब है, जब एक ही जगह से सारी अथॉरिटी जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रही है एक तरह से, और इंस्ट्रक्शंस जैसे आ रहे हैं सबको एक ही जगह से, मतलब पावर एक सेंटर एक ही है। तो कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी जो कि सेंट्रलाइजेशन है, वो किस पे बेस्ड होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस। ज़रूरी नहीं है सारी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड हो, ज़रूरी नहीं है सारी ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइज्ड हो। कई ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड वे में ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, कई डिसेंट्रलाइज्ड वे में ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। तो वो आपको चेक करना है कौन सा है, तो यही प्रिंसिपल है। फिर आता है स्केलर चेन, याद है स्केलर चेन, यहाँ पे मैंने पता नहीं डायग्राम डाला है या नहीं, मैं भूल चुका, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, बट आई ट्राई कि मैं उसमें ऐड कर दूँ। तो स्केलर चेन देखो ऐसे बनता था, अगर आपको याद हो, है ना। और एक यहाँ पे ये था डायग्राम में कि मान लो इसको इससे कम्युनिकेट करना है तो डायरेक्टली भी कर सकता है, और इसको आप बोलते थे क्या, गैंग प्लैंक। ओके, एंड यहाँ पे स्केलर चेन वर्क कैसे करती है कि मान लो इसको कोई बात यहाँ तक पहुँचानी है, तो पहले इस तक पहुँचाएगा, फिर ये बात आगे पहुँचाएगा, फिर ये बात आगे पहुँचाएगा, फिर ये बात वहाँ तक पहुँचाएगा, ठीक है। और मान लो इसको कोई बात यहाँ तक पहुँचानी है, तो वो पहले यहाँ तक पहुँचाएगा, फिर वो बात यहाँ तक, यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक आएगी। लेकिन ये होना चाहिए यूजुअल सर्कमस्टांसेस में। अगर इमरजेंसी है तो आप गैंग प्लान का जो है वो कर सकते हो यूज़, जिसमें आप डायरेक्टली इससे कांटेक्ट कर सकते हो। ये था आपका स्केलर चेन, ठीक है। पढ़ते हैं क्या लिखा है। स्केलर चेन, स्केल ऑफ सुपीरियर्स रेंजिंग फ्रॉम अल्टीमेट अथॉरिटी टू लोएस्ट लेवल, ठीक है। अल्टीमेट अथॉरिटी टू लोएस्ट लेवल, जो मैंने अभी ये दिखाया, ये अल्टीमेट अथॉरिटी, ये लोएस्ट लेवल, ठीक है। इसमें जो है चेन है सुपीरियर्स की, ठीक है, ये पूरी चेन ऑफ कमांड है, ठीक है। इफ़ इट इज़ एसेंशियल टू कम्युनिकेट इमीडिएटली, जो कि इमरजेंसी के केस में होता है, अ गैंग प्लैंक इज क्रिएटेड, ठीक है। उसके बाद देखो ऑर्डर, ऑर्डर चीज़ ये पूरी लाइन याद रख लो, क्या लाइन है, देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी इन इट्स प्रॉपर प्लेस। हर सामान अपनी जगह पे हो, हर सामान की अपनी एक जगह हो, और वो सामान उसी जगह पे मौजूद हो, ठीक है। यानी एक ये पेन है, तो ये पेन स्टैंड अगर इसकी जगह है तो इसकी जगह है, अच्छी बात है, और ये उसी जगह पे होना भी चाहिए, दोनों बात, ठीक है। इसकी एक जगह होनी चाहिए और ये उस जगह पे होना भी चाहिए। दिस इज़ ऑर्डर। मतलब जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में आए और उसको कोई बोले कि मान लो ये कहाँ है वो कहाँ है, तो हर एक की जगह होनी चाहिए प्रॉपर, और वो वहीं पे मिल रहे उसे, ताकि प्रॉपर मान लो जैसे मैं बात करूँ, ये पर्सनस पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। मान लो कोई मैं इंसान भी बोल रहा हूँ कि एक जैसे फाइनेंस मैनेजर है, उसका एक डिपार्टमेंट है, वो फाइनेंस मैनेजर, वो वाला फाइनेंस मैनेजर का रूम है, वो वहीं पे होना चाहिए, क्योंकि उसका जगह वो है। ये ऑर्डर है, ताकि अगर कोई आ रहा है फाइनेंस मैनेजर से मिलने, तो ये नहीं कि मैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ढूंढ रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ फाइनेंस मैनेजर आ जा नीचे, ऐसे नहीं होता। उसका रूम होना चाहिए, वो वहीं पे मिलना चाहिए, ये ऑर्डर है, ठीक है। अब देखो ऑर्डर मैंने जैसे बोला दो तरीके का, एक होता है मटेरियल ऑर्डर यानी सामान का, ठीक है, यानी यहाँ पे हम थिंग की बात कर रहे हैं, और सोशल ऑर्डर यहाँ पे हम एवरी वन लोग की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी थिंग की बात करें तो मटेरियल ऑर्डर, पर्सन की बात करें तो सोशल ऑर्डर, ठीक है। और इसकी ओवरऑल डेफिनेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड प्लेसमेंट ऑफ पीपल। थिंग्स की क्या हो, अरेंजमेंट हो, पर्सन की क्या हो, प्लेसमेंट हो। बात वही है कि हर चीज़ की जगह हो, हर इंसान की जगह हो, हर चीज़ उस जगह पे हो, हर इंसान उस जगह, ठीक है। आगे चलते हैं। इक्विटी, इक्विटी क्या था भाई, इक्वल ट्रीटमेंट दो, जस्टिस दो, काइंडलीनेस होनी चाहिए, कोई पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, कॉर्डियल रिलेशन होनी चाहिए, ये सब।
देन स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और पर्सनल। टेन्योर समझते हो, किसी भी चीज़ की अवधि बेसिकली। तो किसी लोग पर्सन जो एम्प्लॉय है मान लो, उसका एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए भाई। ऐसा नहीं कि मैं उसको आज काम पे लगा रहा हूँ, 10 दिन बाद ऐसे ही बोल रहा हूँ निकल, नहीं चाहिए तू, ऐसे नहीं। देयर शुड बी, ऐसा भी ना हो मैं उसे निकाल रहा हूँ ऐसे बिना किसी नोटिस दिए, और ऐसा भी ना हो कि वो खुद ही छोड़ के जा रहा है। वो छोड़ के क्यों ही जाएगा जब उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा यहाँ पे। तो मैं इंश्योर करूँ कि उसे इतना अच्छा लग रहा है कि वो छोड़ के ना ही जाएगा। क्यों ना जाए? क्योंकि मुझे चाहिए कि मेरी इन कंपनी का टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर लीस्ट हो या कम हो बेसिकली। एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होता है समझो इस चीज़ को। एम्प्लॉय टर्नओवर मिनिमाइज करना चाहिए। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब कितने ऑर्गेनाइजेशन आर लीविंग योर ऑर्गेनाइजेशन, इन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लीविंग योर ऑर्गेनाइजेशन इज योर एम्प्लॉय टर्नओवर। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत ज़्यादा है कि भैया हर दूसरे दिन कोई ना कोई छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब आप में फॉल्ट है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन उनको इतना खुश नहीं रख पा रही है। तो ये आपकी प्रॉब्लम है, इसको ठीक करो। देन इनिशिएटिव, हर इंसान को एक उसमें इतनी आपको देनी चाहिए फ्रीडम कि वो अपनी कोई क्रिएटिव आइडिया, इनोवेशन कुछ भी आप तक पहुंचा सके, कम्युनिकेट करवा सके और खुद इनिशिएटिव ले आगे कुछ आइडिया देने का या कुछ भी करने का। देयर शुड बी इवन अपॉर्चुनिटी टू हैव फ्रीडम टू थिंक वाइल डूइंग वर्क। ऐसा नहीं कि बस काम करवाए जा रहा हूँ कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वही करना है, तेरे पास कोई आइडिया तू भी दे, दैट इज इनिशिएटिव। देन एस्पिरेट डी कॉर्प्स, ये क्या होता था? एस्पिरेटेड डी कॉर्प्स का मतलब कि हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी टीम वर्क का हो, मिलके काम करें टीम में, उसे एस्पिरिट डी कॉप्स बोलते हैं। ठीक है, टीम वर्क होना चाहिए, यूनिटी ऑफ एफर्ट थ्रू हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट। जब टीम ये सोचेगी कि हमारा इंटरेस्ट कॉमन है, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करना, तो वो ऑब्वियसली हार्मनी में काम करेगी। ठीक है, ये हो गया। वी ऑल वांट दैट दीज प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल गाइडलाइंस। सिर्फ गाइडलाइंस हैं, इनके बेसिस पे आपको काम करना है। ये नहीं है कि रूल है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ ऐसा ही करना है। गाइडलाइंस है बस कि हाँ ऐसा सोच के चलो। ठीक है, अब तीन चीजें और फ्योल ने बताई। एक तो है यूनिवर्सैलिटी, कि भैया ये जो प्रिंसिपल्स हैं मेरे, ये हर जगह एप्लीकेबल हैं, वैलिड इन ऑल सिचुएशंस। हाँ लेकिन अभी आप बोलोगे उसने बोला फ्लेक्सिबल है। वो ये बोल रहा है अप्लाई हर जगह होंगे, लेकिन सिचुएशन पे डिपेंड करके, इन द सेंस कि उसको कैसे अप्लाई कर रहे हो वो आपने देखना है। उतना फ्लेक्सिबिलिटी है, बट हाँ हर जगह अप्लाई होंगे किसी ना किसी फॉर्म में। दैट इज यूनिवर्सैलिटी। देन मैनेजरियल स्किल्स, कि भैया मेरे प्रिंसिपल्स अगर लगाने हैं या कोई भी मैनेजर के पास स्किल्स होनी चाहिए। कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? एक तो फिजिकल, ऑब्वियसली उसकी हेल्थ अच्छी होगी तभी वो काम अच्छे से करेगा। मेंटल स्टेट ऑफ माइंड उसका अच्छा होना चाहिए, मॉरल एथिक्स वगैरह अच्छे होने चाहिए, जनरल एजुकेशन होनी चाहिए, स्पेशल नॉलेज जिसके बारे में वो काम, जिसके लिए काम कर रहा है उसकी नॉलेज, और एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस जो है वो बोलता है, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। देन फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उसने ये भी बोला कि ऐसा नहीं है यूजुअली एक बात उस टाइम में चला करती थी, मैनेजर्स आर बॉर्न नॉट मेड। लीडर्स मैनेजर्स ये दोनों की बात चलती थी कि लीडर्स जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते, कि भाई इनहेरिटेड होता है। मतलब पहले ये सोचते थे कि कोई भी इंसान है ना, बस इसमें शुरू से ही होता है कि हाँ ये तो शुरू से ही लीडर है, इसको कुछ बोल के कुछ करा के उसमें वो लीडरशिप डाली नहीं जा सकती, ऐसा पहले सोचते थे। लेकिन फ्योल ने बोला ऐसा नहीं है, आप किसी भी इंसान को सही ट्रेनिंग, सही एजुकेशन दे दो, वो मैनेजर बन जाएगा। ठीक है, तो ये है फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की फोकस्ड ऑन मैनेजमेंट ट्रेनिंग। आप ट्रेनिंग प्रॉपर दोगे तो क्यों नहीं बनेगा? ज़रूरी थोड़ी है कि बाय बर्थ ही वो मैनेजर है या बाय बर्थ ही वो लीडर है। उसमें ट्रेनिंग दोगे वो बन जाएगा। तो दे आर नॉट जस्ट बॉर्न एंड नॉट मेड, दे कैन बी मेड बाय फोकसिंग ऑन देयर ट्रेनिंग। ठीक है, ये आपका हो गया फ्योल का एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, ओके। इसके माइक में भूल जाता हूँ यार, माइक लगाना रह जाते हैं, याद ही नहीं रहते हैं यार। चलिए, ओके। इसके बाद जो हम करने वाले हैं दैट इज़ क्रिटिकल इवैल्यूएशन। अगेन क्रिटिकल इवैल्यूएशन का मतलब मेनली रहता है हमारे पास लिमिटेशंस, कि हम जो पढ़ा है हमने अभी, यानी फ्योल के जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी क्या लिमिटेशंस हैं। देखो क्या है, पहला टू फॉर्मल, जितने भी हमने ये प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, ऑर्डर लाओ, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर लाओ, ये लाओ वो लाओ, सब में काफ़ी फॉर्मल अगेन वही चीज़ आती है कि कहीं पे भी लोगों के इमोशंस की बात, या कैसे फ्रेंडशिप्स होती हैं, बॉन्ड्स बनते हैं, बिलोंगिंगनेस कैसे आती है, उसकी बात नहीं है। बहुत फॉर्मल इम्पर्सनल है ये। देन वेग, कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया है। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क डज नॉट टेल हाउ द टास्क शुड बी डिवाइडेड।
ये तो बताया था डिवाइड कर रहा है, ये तो बताया नहीं कैसे डिवाइड करना है। तो वेग प्रिंसिपल्स हैं। इनकंसिस्टेंट, अब यहाँ पे क्या है कि एक प्रिंसिपल दूसरे से कंसिस्टेंट ही नहीं है। जैसे यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल इज इनकम्पैटिबल विद डिवीजन ऑफ वर्क, कि भाई अगर आपने काम को डिवाइड कर दिया, दो मैनेजर को डालना पड़ेगा ना फिर, क्योंकि काम डिवाइडेड है। काम डिवाइडेड है तो यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं होता वहाँ पे। देन प्रो मैनेजमेंट बायस, यहाँ पे क्या है कि भैया मैनेजमेंट के लिए थोड़ा बायस्ड है ये, कि भाई मैनेजर के पास एक फेवरेबल पॉइंट है और वर्कर के पास नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि वर्कर्स को यहाँ पे अगेन मशीन्स माना गया है, इंस्ट्रूमेंट्स इन दी वर्क माना गया कि बस वो सिर्फ काम करने के लिए हैं। देन हिस्टोरिकल वैल्यू, कि उनके जो रेलिवेंट थे प्रिंसिपल्स वो तब थे जब एनवायरनमेंट प्रिडिक्टेबल और लेस डायनेमिक हुआ करता था उस टाइम। आजकल एनवायरनमेंट इतना डायनेमिक है, चीज़ें इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि वो नहीं फॉलो हो पाते हैं प्रिंसिपल्स। तो यही चीज़ है कि प्रिंसिपल्स जो थियरी पूरी इनके हैं वो उस टाइम ज़्यादा रेलेवेंट थी, आज उसकी रेलेवेंस कम है। क्योंकि अगेन आजकल सब चीज़ें तो डिपेंडेंट हैं ऑन द एनवायरनमेंट। जैसे कि मैंने ये रेलेवेंस वाले में भी बताया कि सारी चीज़ें कंटिजेंट है, डिपेंड करती है सिचुएशन पे। तो जब सारी चीज़ें डिपेंड ही करनी है तो फिर प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है? तो इसलिए हिस्टोरिकल वैल्यू इसकी ज़्यादा थी। तो ये एक तरह से लिमिटेशंस बता रहे हैं, लेकिन हम एक समझ लो कि क्रिटिकली थोड़ा बातों को सोच रहे हैं, क्रिटिक्स बन रहे हैं हम बेसिकली। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो फ्यॉल वाला है एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी वो कंप्लीट होती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।